आदरणीय निदेशक जी और मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथियों एवं सहकर्मी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह प्रत्येक वर्ष भारत के नागरिकों के विकास, समृद्धि, उन्हें भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्क करने और अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस सप्ताह का जो राष्ट्रीय विषय है भारत की सतर्कता आयोग की तरफ से सतर्क भारत, समृद्ध भारत। हमारे परिसर द्वारा इसके विकास में इसका विकास करते हुए भ्रष्टाचार को विषय के रूप में जोड़ा है। इसी भ्रष्टाचार पर आज का मेरा ये वक्तव्य आधारित है। भ्रष्टाचार के संबंध को समझने के लिए भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ समझना भी अनिवार्य है। भ्रष्ट जमा आचार, भ्रष्ट यानी अनैतिक, आचार अर्थात व्यवहार, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी व्यवहार जो अनैतिक हो, अहितकर हो, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को सही ढंग से यदि हम समझने का प्रयास करें तो अनैतिक जो शब्द है भ्रष्ट, उससे पूर्व हमें नैतिकता को समझना अनिवार्य है। नैतिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है प्रकृति के अनुरूप। प्रकृति यानी कानून, नियम, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो प्रकृति, कानून, नियम, जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, पारिवारिक नियम हो, उसके यदि विरुद्ध है या उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ है, अहितकर है, तो वह भ्रष्टाचार है। मानव का जीवन नियमबद्ध जीवन है जिसमें उसका प्रत्येक कर्म जो है वो प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए या नियम अनुरूप होना चाहिए। प्रकृति का अपना एक नियम है जिससे मानव संरचना हुई है और इस मानवीय संरचना को, इस पृथ्वी को चलाने के लिए समाज है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और उसके लिए भी एक नियम है उसको सुचारू रूप से चलाने की। यदि हम उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जो इन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक है, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। किंतु आम जन केवल आर्थिक अपराधों को ही
भ्रष्टाचार समझता है, किंतु ऐसा है नहीं। आर्थिक अपराध समाज में बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि बिना अर्थ के ये दुनिया नहीं चलती है, मानव जीवन नहीं चलता है। किंतु उस आर्थिक अपराध के अतिरिक्त भी कई अपराध होते हैं जो विसंगतियों को पैदा करते हैं। उन्हीं विसंगतियों को हम भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। 21 दिसंबर 1963 राम मनोहर लोहिया ने संसद में अपना एक भाषण दिया जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आज तक समझिए कि जस का तस है। दुनिया का कोई भी देश सरकार और अर्थ यानी व्यापार, इसके बिना नहीं चलता। और जब ये दोनों ही साठ गांठ में आ जाएं, तो सरकार केवल व्यापार रह जाता है और जो देश के लोग हैं उनका अस्तित्व क्षीण होता है। तो व्यापार के लिए बनाए गए नियम को सही और सुचारू रूप से लागू करने के लिए ही सरकारें होती हैं, ताकि व्यापार हितकर हो सके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति व्यक्ति के लिए। तो उस पर एक बहुत बड़ा हमला राम मनोहर लोहिया जी ने किया। उनके इस कथन को मैं नागार्जुन की कविताओं के कुछ अंश से बल देना चाहता हूँ। उनकी एक कविता है, सच ना बोलना। सच ना बोलना में इसी सरकार और व्यापार और भारत की पृष्ठभूमि पर किस रूप में हमले हुए या किस रूप में उसकी अभिव्यक्ति है, उसको आप देखिए। जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी है। खद्दरधारी हमारे नेता। सब घुस आए, भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, यानी हमारा देश। एक बार जो फिसले अगवा, रहे हैं फिर। आगे वो कहते हैं, सपने में भी सच ना बोलना, वरना पकड़े जाओगे। भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो, मेवा मिश्री पाओगे। माल मिलेगा, रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम मर भूखों से क्या होगा, चरण गहो श्रीमानों का। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा यथार्थ चित्रण भी और वर्तमान चित्रण भी देश का इन पंक्तियों में सिमट कर चला आया है। इसी कारण नागार्जुन विशिष्ट कवियों में एक है, श्रेष्ठ कवियों में एक है। नागार्जुन की सामाजिक और राजनीतिक
जो भ्रष्टाचार है उस पर बहुत पैनी नजर उन्होंने रखी। आज वर्तमान में यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो इसके अनेक क्षेत्र हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, शिक्षा, व्यापार, धर्म, श्रम, दर्शन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हम देखते रहते हैं। अनेक भ्रष्टाचार का तो हमें बोध भी नहीं है कि वह भ्रष्टाचार है, और हम उसे फॉलो करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। इन चीज़ों को यदि हम अगर विस्तार रूप से देखें या विस्तार करना चाहें इसका, तो हम कुछ बातों को इस रूप में देख सकते हैं कि क्या है भ्रष्टाचार। घूस लेना, चुनाव में धांधली करना, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, यौन इच्छा के बदले पक्षपात, वंशवाद, जबरन वसूली, अपने प्रशासनिक विवेकाधिकार और विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल करना, टैक्स की चोरी करना, भ्रष्ट नियम बनाना, संसद में भ्रष्ट नियम को तैयार करना जो जनता के खिलाफ है, परीक्षाओं में, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूं तो यहां भी टिप्पणी करना जरूरी है, फर्जी डिग्री बांटना, परीक्षाओं में गलत मूल्यांकन करना, छात्रों के साथ पक्षपात करना, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, सब भ्रष्टाचार की एक श्रेणी में आते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश को धमकाना गलत निर्णय के लिए, या न्यायाधीश द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, फैसले देना, वह भी भ्रष्टाचार है। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, जितने भी सरकारी अफसर हैं उनका अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना किसी न किसी रूप में, वह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। धर्म के क्षेत्र में एक प्रसंग है मार्टिन लूथर का। एक घटना थी, उसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा जो अनुग्रह लिया जाता था, अनुग्रह के बदले में एक शुल्क लिया जाता था रोमन कैथोलिक चर्च में, उसकी जो मांग थी, वो जो शुल्क की जो मांग थी, उस प्रथा को ही मार्टिन किंग लूथर ने भ्रष्टाचार की संज्ञा दी थी। वह एक प्रकार का धार्मिक भ्रष्टाचार है। व्यापार के अंदर और सरकार के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी एक वानगी जो है, नागार्जुन जी की एक और कविता में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। उसका चित्रण है कि 2000 मन गेहूं आया, एक कविता है, नया तरीका, उसमें ये है कि एक 2000 मन गेहूं आया, 10 गांवों के नाम, राधे चक्कर लगा काटने, सुबह हो गई शाम, सौदा पटा बड़ी मुश्किल से, पिघले नेता राम, पूजा पाकर साध गए चुप्पी, हाकिम हुकाम। अन्यत्र वो उद्योगपतियों पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली, बिड़ला टाटा डालमिया,
कि 30 दिन दिवाली, ये इस प्रकार के जो सरकारी तंत्र और सरकार के साथ मिलकर के जो उद्योगपति और व्यापारी करते हैं, उस पर ये व्यंग है, उस पर एक तरह का व्यंग्यात्मक कविता है, लेख है, कह लीजिए आप। नागार्जुन इसमें पारंगत थे, इन चीज़ों को समझने की उनमें बहुत क्षमता थी, और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आज भी सत्ता और बड़े बड़े उद्योगपतियों का किस रूप में सांठगांठ चलता है, वो किस प्रकार से कालाबाजारी करते हैं, ये हम सब के सामने है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 5G का जमाना आ गया है। 5G की स्पीड क्या होनी चाहिए, आम जनता को नहीं मालूम है। 4G, 3G, 2G, स्पीड में हम बढ़ते जा रहे हैं, अमाउंट हमारी बढ़ती जा रही है, और हकीकत जो ज़मीनी है, तो जो सर्विस है, वो 2G की भी नहीं है। इस भ्रष्टाचार के बारे में कौन कहेगा? क्या यह आम जनता के हाथ में है? नहीं है। इसके लिए सरकारी तंत्र है, स्वतंत्र तंत्र, वो मॉनिटरिंग करता है इसकी, लेकिन वो नहीं कर रहा है। नतीजा हम सबके सामने, व्यवस्था जो है वो किस रूप में चरमराती जा रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है, इन सब चीज़ों के अनेक अनेक उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये भ्रष्टाचार जो है केवल ऊपरी स्तर पर नहीं है, निम्न स्तर पर भी है। जब पैसे लेकर के लोग वोट देते हैं, वह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। तो ये कहना कि सरकार ही गलत है, पूरी तरह से नहीं। जैसी जनता वैसा राजा। हमारे और आपके बीच से निकलता है, निकलते हैं हमारे नेता, हम उनको भेजते हैं यहाँ से। हमारी जिस प्रकार की सोच है, हम जिस तरह से करप्टेड हैं, उसी तरह से हमारे नेता भी करप्टेड हैं। हमने पैसा लिया, उनको वोट दिया, हम कैसे सवाल कर सकते हैं उनसे? हमने जानबूझ करके, हम जानते हैं कि वो गलत है, और हमने उस गलती को छुपाया क्योंकि वो हमारा नेता है। पार्टीवादी समर्थन करना, एक नेता का फैन हो जाना, तो वो व्यक्तिगत जीवन में कितना भी गलत हो, क्या फर्क पड़ता है? हमने प्रतिनिधित्व दिया ना। एक बच्चा जब गलती करता है पहली बार अपने परिवार के अंदर, तो एक पिता होता है जो, या माँ होती है जो एक झापड़ लगाती है, और शायद वो बच्चा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करता। लेकिन एक उसी जगह दूसरा पिता होता है जो ये कहता है कि क्या हुआ, मेरा बेटा है। ये बढ़ावा देना है उस भ्रष्टाचार को, उस अनैतिकता को जो उसने गलत किया है। क्या हुआ जो आपका बेटा है? तो मिर्जापुर मूवी बहुत प्रचलित हो गई है, वेब सीरीज के रूप में सामने है लोगों के। उसमें फर्स्ट पार्ट में, मुझे मिर्जापुर फर्स्ट में जो है एक डायलॉग है, उसमें गाली का इस्तेमाल हुआ है, मैं नहीं करूँगा। वो कहता है कि निहायत ही डैश है तुम्हारा बेटा। तो उसका बेटा, उसका पिता, मुन्ना त्रिपाठी का पिता जो है, वो कहता है कि
यह जरूरी नहीं कि वह गलत है। इंपॉर्टेंट यह है कि वह मेरा बेटा है। लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, ये एक तरह की अनैतिकता को बढ़ावा देना है। और जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं, मैं उन्हें भी वही मानता हूं, वो भी भ्रष्टाचारी है। भले ही वो डायलॉग से खुश हो, क्योंकि वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो खुश हैं, जाहिर सी बात है। तो ये सब सामाजिक अनैतिकताएं जो हैं व्याप्त हैं हमारे समाज में। भ्रष्टाचार जो है वो एक आम आदमी करे या राष्ट्रपति, वो भ्रष्टाचार ही है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार अफसर, नेता को कार्य करने में बाधा पहुंचाता है, वह भी भ्रष्टाचारी है। देश, इस समाज के अंदर एक विसंगति ये भी है कि हम जो मूल्यांकन है वो हमेशा अफसरों का करते हैं, नेताओं का करते हैं, पर स्वयं का नहीं करते। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण प्रति व्यक्ति होता है, प्रति नेता नहीं, प्रति अफसर नहीं। वो तो इस व्यवस्था को चलाने वाले सिर्फ एक अंग है, और इस व्यवस्था का मूल अंग तो व्यक्ति है। हमें स्वयं की जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, अपनी अनैतिक भावनाओं को संयमित करने की आवश्यकता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसको बढ़ावा मिलता है। एक स्वच्छ समाज और परिवार का दायित्व है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए भ्रष्ट समाज को समाप्त करने के लिए सजग हो, और अपने आसपास की जितनी अनैतिक व्यवस्थाएं हैं या जो अनैतिक लोग हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। उनकी पहली गलती पर ही उनको एहसास कराएं, और इसकी शुरुआत जो है वो स्वयं से करें। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 180 देशों के रैंक में भारत भ्रष्टाचार में 81वां स्थान रखता है। तो ये एक प्रशासनिक समस्या तो नहीं हो सकती। देश की आज़ादी से के बाद से देश के अंदर अनेक घोटाले, बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें बोफोर्स घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, तमाम तरह के घोटाले जो बड़े बड़े हैं, हजारों हजारों करोड़ के घोटाले, वो आते रहे हैं सामने। और ये भ्रष्टाचार केवल समाज और राजनीति में नहीं है, न्यायपालिका में भी ये सारी चीजें, नगर पालिका में भी ये सारी चीजें। मतलब नगर पालिका से लेकर के न्यायपालिका तक पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, फर्जी डिग्री देते हैं हम, फर्जी मार्क्स देते हैं हम, अनेक उदाहरण सामने आए हैं। फेक यूनिवर्सिटीज हैं इस देश के अंदर, यूजीसी लगातार उसको शॉर्ट लिस्ट कर रही है। व्यापार में बहुत सारे शेल कंपनियां हैं, जिस पर इस देश के वर्तमान सरकार ने बहुत कार्य किया, उन शेल कंपनियों को बंद करने का काम किया। भ्रष्टाचार देश की नींव को बर्बाद कर देता है। भ्रष्टाचार से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है सामाजिक असमानता, आर्थिक नुकसान, देश जो विश्व की जो शाख है देश की, उसमें गिरावट। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए भी
सरकारों ने समय समय पर अनेक कानून बनाए, जिसमें सतर्कता आयोग जो है उसका भी गठन हुआ। उसके अलावा बेनामी संपत्ति अधिनियम, अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, आयकर अधिनियम, लोकपाल अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, लोक सेवा अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, इस तरह के तमाम कानून जो है सरकार के स्तर पर लागू होते रहे हैं। कोशिश और प्रयास जारी रहा है इस चीज को लेकर के, किंतु जमीनी स्तर पर ये उतना सफल नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इसके जमीनी स्तर पर इसको लागू कौन करेगा? हम और आप। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारी और आपकी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी है। जब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्वयं के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा, तब इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। और इसके लिए देश को शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश को मजबूत करता है। जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, उस देश के अंदर भ्रष्टाचार धीरे धीरे जीरो होता जाएगा। वरना अल्प मात्रा में जितने लोग शिक्षित हैं वही भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहेंगे अपने अधिकार समझ के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताने वाला ही नहीं है कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं। और नौकरी और इन अफसरशाही में जो एक रुआब है, जो एक जो लोग अपने आप को ब्रेव समझने लगते हैं, उसका भी एक प्रभाव है। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए मेरा मानना यह है कि देश में शिक्षा अनिवार्य है। मूलभूत शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। बेसिक शिक्षा के माध्यम से हम इस भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। मजबूत शिक्षा के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को हम कम कर सकते हैं। शिक्षित होगा समाज, जागरूक होगा समाज। जागरूक समाज समृद्ध भारत के निर्माण का आधार रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। मुझे इस सप्ताह पर अपनी बात रखने का, इतने अच्छे विषय पर अपने भावों को रखने का जो मौका मुझे अपने निदेशक जी श्रीकर जी, बालाजी सर के द्वारा प्रदान किया गया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आप सभी का धन्यवाद।